आज के लेक्चर में हम आर क्यूब के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये सीखेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स में सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये भी सीखेंगे। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल कैसे मालूम किया करते हैं ये सीखेंगे। और एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हम आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करने लगे हैं स्ट्रेट लाइन की। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक लाइन है L, इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो है एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, ब्रैकेट में जो स्मॉल a लिखा हुआ है ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, यानी O से A तक का जो वेक्टर है वो स्मॉल a है। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फर्ज कर लेते हैं x1, y1 और z1 है। हमें एक और चीज़ मालूम है कि एक वेक्टर C है जो कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। C वेक्टर C1, C2, C3 इस शेप में लिखें या C1i प्लस C2j प्लस C3k की शेप में लिखें। ये एक वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मालूम करने लगे हैं और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मालूम करने के लिए इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई सा पॉइंट P लें जिसका पोजीशन वेक्टर R हो तो इस R की इक्वेशन हमने बनानी है दो नोन चीज़ों की शेप में। एक नोन चीज़ हमें वेक्टर A है जो कि लाइन के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और एक नोन चीज़ हमें इस लाइन के पैरेलल वेक्टर C मालूम है। देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम कुछ बातें ज़रा याद करते हैं। हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एक तो हम याद करते हैं। ये जो वेक्टर R है हमारे पास ये वेक्टर A और वेक्टर AP के सम के इक्वल है। वेक्टर AP और वेक्टर A को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर R आ जाएगा हमारे पास। वेक्टर AP मुझे मालूम नहीं है, क्या मैं किसी तरह से इसको मालूम कर सकता हूँ? सोचते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुताबिक वेक्टर R जो है जिसकी इक्वेशन हम मालूम करना चाह रहे थे वो A प्लस AP के इक्वल आ गया और AP हमें नहीं मालूम। इसको नॉन चीज़ों की मदद से मालूम करना चाहते हैं। एक नॉन चीज़ हमें लाइन का पैरेलल वेक्टर C है और एक नॉन चीज़ पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है। ज़रा सोचें ये जो वेक्टर AP है क्या ये वेक्टर C की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है? दो पैरेलल वेक्टर्स में क्या रिलेशन होती है? दो पैरेलल वेक्टर में रिलेशन ये होती है कि किसी एक वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्वल लाया जा सकता है। वेक्टर AP और वेक्टर C आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं वेक्टर AP को C की मदद से मालूम करना चाहता हूँ तो C को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये AP के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर AP को T टाइम्स C, जहाँ पर T कोई सा रियल नंबर है और AP की ये वैल्यू अगर यहाँ पर लिख लें हम तो हमारे पास R इक्वल टू A प्लस TC इक्वेशन बन गई जहाँ पे T कोई सा रियल नंबर है। आइंदा आपने याद रखना है कि यही हमारे पास किसी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है, जिसमें हमें दो चीज़ें मालूम है स्ट्रेट लाइन के बारे में। जी, कौन कौन सी दो चीज़ें मालूम हैं? एक मालूम है लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और दूसरे मालूम है लाइन का पैरेलल वेक्टर। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन जो है वो मालूम की है। अब हम इसी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y और z हो जाएं तो वेक्टर R मालूम कर सकते हैं आप। वेक्टर R जिसको हम OP कह रहे हैं, याद रहे जब भी आपके पास दो पॉइंट्स हों और उन पॉइंट्स की मदद से आपने वेक्टर मालूम करना हो, P आपके पास x, y, z है, O आपके पास 0, 0, 0 है और वेक्टर OP बनाना है जिसकी टेल O और हेड P है, तो हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं। x में से 0 माइनस करेंगे xi, y में से 0 माइनस करेंगे y माइनस 0j यानी yj और प्लस z में से 0 माइनस करेंगे z माइनस 0k यानी zk। ये मेरे पास वेक्टर R है। अगर मैं यहाँ वेक्टर R को xi प्लस yj प्लस zk लिख दूँ या दूसरी फॉर्म में लिख दूँ x, y, z स्क्वायर ब्रैकेट्स में
याद रहे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वेक्टर होगा, पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो पॉइंट होगा। और जो ए है मेरे पास वो किसके इक्वल है, ये जो स्मॉल ए है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास x1, y1 और z1। तो इस रेफरेंस से अगर मैं वेक्टर ए लिखूं यानी ओ ए बनाऊं तो जैसे ओ पी बना था ये मेरे पास x1, y1 और z1 आ जाएगा। मेरे पास सी वेक्टर भी मौजूद है, c1, c2, c3। ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे r की जगह आ जाएगा x, y, z। राइट साइड पर a मेरे पास आ जाएगा x1, y1, z1 प्लस t टाइम्स और c मेरे पास है c1, c2, c3। अगर मैं t से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ और पहले वेक्टर में ऐड कर लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा x1 प्लस tc1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस tc2 और थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा z1 प्लस tc3 या कह लें c3t, एक ही बात है, किसी भी तरह से लिखें। मेरे पास जो x, y और z था वेक्टर वो x1 प्लस tc1, y1 प्लस tc2 और z1 प्लस tc3 की फॉर्म में बन गया है, जहाँ पर याद रहे ये t मेरे पास कोई सा रियल नंबर है। तो इसी बात को लिख लेते हैं। r मेरे पास xi प्लस वाई जे प्लस जी के है, a x1i प्लस x2j प्लस x3 के है और c जो है वो c1i प्लस c2j प्लस c3 के है। ये वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करें तो मेरे पास x किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा x1 प्लस tc1 के। y किसके इक्वल आएगा, y इक्वल आएगा y1 प्लस tc2 के या c2 के। और z मेरे पास इक्वल आएगा z1 प्लस c3t के, जहाँ पे t मेरे पास कोई सा रियल नंबर है। ये जो इक्वेशंस आई हैं मेरे पास, हम इनको कहते हैं ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव करने के बाद हम तीसरी फॉर्म में लाइन की इक्वेशंस ड्राइव करने लगे हैं, जिसको हम सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में किस तरह की इक्वेशन होगी, ये जो हमने तीन इक्वेशंस ड्राइव की हैं इन तीनों में से अगर t की वैल्यू मालूम कर लें, t की वैल्यू तीनों में से निकलेगी तो इक्वल होगी। उनको इक्वल लेने से जो इक्वेशन बनेगी उन्हीं को लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म्स कहेंगे। तो कैलकुलेशंस करते हैं ज़रा। पहली जो इक्वेशन है ये इसमें से x1 को लेफ़्ट साइड पर ले आए और c1 से डिवाइड कर लें तो x माइनस x1 ओवर c1 इक्वल्स टू t आ गया। ये जो दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसमें से y1 को लेफ़्ट पर ले आएँ और c2 को लेफ़्ट पर लाकर डिवाइड कर लें तो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है, यानी y माइनस y1 ओवर c2 इज इक्वल टू t। और जो थर्ड इक्वेशन है इस थर्ड इक्वेशन में से z1 लेफ़्ट पर ले आए माइनस हो जाएगा, c3 लेफ़्ट पर ले आए डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास z माइनस z1 ओवर c3 इज इक्वल टू t। इन तीनों t's को आपस में इक्वल कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 ओवर c1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर c2 इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c3 इज इक्वल टू t। इन्हीं इक्वेशंस को हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म है। तो हमने स्ट्रेट लाइन की तीन इक्वेशंस ड्राइव की हैं, एक वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस टी सी, एक पैरामीट्रिक फॉर्म्स की इक्वेशंस और तीसरी जो हैं वो सिमेट्रिक फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में हमें लाइन के बारे में दो चीज़ें मालूम हैं, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट जिसका या हमें पोजीशन वेक्टर मालूम है या जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर c। इन दो नोन चीज़ों की मदद से हमने लाइन की वेक्टर फॉर्म, लाइन की इक्वेशंस की पैरामीट्रिक फॉर्म और लाइन की इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म्स ड्राइव की हैं। थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन पास कर रही है पॉइंट 1, -1 और 3 में से और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेक्टर है। वेक्टर है हमारे पास 1, 4 और 2। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करनी है। जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करनी है वो आपके सामने ये हैं। इनमें हमें पॉइंट x1, y1, z1 मालूम हो और पैरेलल वेक्टर c1, c2, c3 मालूम हो तो ये लाइन की इक्वेशंस हम मालूम कर सकते हैं।
यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को x1 y1 z1 कह लेते हैं, और ये जो लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है इसको c1 c2 और c3 कह लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है a1 -1 और 3, इसको हमने x1 y1 और z1 कह लिया, और जो वेक्टर गिवन है 1 4 और 2, इसको c1 c2 c3 कह लिया। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y1 की वैल्यू मेरे पास -1 हो गई, z1 की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई, c1 की वैल्यू 1 हो गई, c2 की वैल्यू 4 हो गई, c3 की वैल्यू 2 हो गई। ये वैल्यूज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें मालूम हैं, इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x1 की जगह मैंने यहाँ लिख लिया 1, और c1 की जगह मैंने लिख लिया 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस टी। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें y1 की जगह यहाँ लिख लें -1, और c2 की जगह लिख लें 4, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 4t। और जो थर्ड इक्वेशन है इसमें z1 की जगह लिख लेते हैं 3, और c3 की जगह लिख लेते हैं 2, तो ये मेरे पास इस स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। हमें लाइन के ऊपर दो बातें मालूम थी, एक पॉइंट को मैंने x1 y1 z1 कहा, एक वेक्टर पैरेलल मालूम था 1 4 और 2 जिसको हमने c1 c2 c3 कहा, और लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखकर उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमने लाइन की इक्वेशंस मालूम करनी है। लाइन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, एक पॉइंट है 1 -2 0, और दूसरा पॉइंट है 5 -10 और 1, और मालूम करनी है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशंस ये आपके पास लिखी हुई हैं। इन इक्वेशंस को मालूम करने के लिए हमें पॉइंट x1 y1 z1 की ज़रूरत है, और पैरेलल वेक्टर c1 c2 c3 की ज़रूरत है। पॉइंट तो मुझे यहाँ दो दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट्स में से किसी एक को भी मैं x1 y1 z1 ले सकता हूँ, पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी एक पॉइंट को x1 y1 z1 कह लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने जो पॉइंट P है इसको x1 y1 z1 कह लिया। मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मालूम हैं और मुझे लाइन का पैरेलल वेक्टर चाहिए किसी तरह से। अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास लाइन हो, ये मेरे पास एक पॉइंट P मौजूद हो लाइन पर, एक पॉइंट Q मौजूद हो, और मुझे लाइन के पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत हो। कैसे बन सकता है लाइन का पैरेलल वेक्टर? जी सोचें। अगर मैं वेक्टर PQ बना लूँ, क्या ये वेक्टर लाइन के पैरेलल होगा? जी बिल्कुल। और अगर मैं वेक्टर QP बना लूँ, क्या ये लाइन के पैरेलल होगा? जी बिल्कुल, ये भी लाइन के पैरेलल होगा। कोई सा एक वेक्टर आप PQ बना लें या QP बना लें, ये हमेशा लाइन के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर मालूम कर लेते हैं हम यहाँ पे PQ। वेक्टर PQ कैसे मालूम करेंगे? Q हेड में से टेल P को माइनस करके 5 में से 1 माइनस किया, x कोऑर्डिनेट आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस किया, -10 में से -2, तो हमारे पास वेक्टर PQ का j कंपोनेंट आ जाएगा। और जब पॉइंट के z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे 1 - 0, तो वेक्टर PQ का k कंपोनेंट आ जाएगा। हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे वेक्टर आ गया 4 - 8 और 1। ये जो वेक्टर हमने PQ बनाया है ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है, और लाइन के पैरेलल वेक्टर को हम डिनोट कर लिया करते हैं C से, तो हमने इसको C कह लिया। C1 C2 C3, C1 की वैल्यू 4 आ गई, C2 की वैल्यू -8 आ गई, और C3 की वैल्यू 1 आ गई। अब मेरे पास x1 y1 z1 भी मौजूद हैं, c1 c2 c3 भी मौजूद है। सिमेट्रिक फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखनी है। ये सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 की जगह हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, ओवर c1 की जगह हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, और y माइनस y1 की जगह हमने -2 लिख लिया, ओवर c2 की जगह -8 लिख लिया, और इक्वल है z माइनस z1 की जगह हमने 0 लिख लिया, ओवर c3 की जगह हमने यहाँ 1 लिख लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस 1/4, y प्लस 2/-8 और z/1, यही क्या आ गई मेरे पास लाइन की इक्वेशन। कौन सी फॉर्म में? सिमेट्रिक फॉर्म में। एक और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल ये है
कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो 1 -1 और 4 में से पास कर रही है, और वो लाइन जो हमने मालूम करनी है वो इस दी गई लाइन के पैरेलल है। और लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमें याद है r = a + tc होती है, जिसमें t कोई सा रियल नंबर होता है, a जो है वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और c लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। लाइन के ऊपर उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की मदद से हम पोजीशन वेक्टर स्मॉल a मालूम कर सकते हैं। लाइन के पैरेलल वेक्टर इस दफ़ा उसने नहीं दिया हुआ, उसने हमें एक और लाइन दी हुई है और उस दूसरी लाइन की उसने हमें इक्वेशन दी हुई है। इस लाइन की इक्वेशन की मदद से मैंने जो लाइन मालूम करनी है उसका पैरेलल वेक्टर मालूम करने की कोशिश करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, एक दूसरी लाइन है जो मैंने मालूम करनी है, और मुझे गिवन ये है कि ये जो लाइन मैंने मालूम करनी है वो लाइन जो है गिवन लाइन के पैरेलल है। अगर मुझे किसी तरह से गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाए, तो जो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा क्या वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल नहीं होगा? जी बिल्कुल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड लाइन के भी पैरेलल होगा, वही रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। ये जो मुझे गिवन लाइन की इक्वेशन दी हुई है, क्या मैं इस इक्वेशन से इसका पैरेलल वेक्टर मालूम कर सकता हूँ? ज़रा याद करें, ये लाइन जो है इस वक्त सिमेट्रिक फॉर्म में है, और सिमेट्रिक फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में ये जो C1, C2, C3 होते हैं यही पैरेलल वेक्टर बनाते हैं। तो ये जो मुझे लाइन गिवन है इसके डिनोमिनेटर में 1 - 2 और 3 की मदद से मुझे इस गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। उसकी मदद से मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, और जब मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा और पॉइंट उसने डायरेक्ट ही क्वेश्चन में गिवन है, तो पॉइंट की मदद से पोजीशन वेक्टर मालूम करके और पैरेलल वेक्टर की मदद से मैं लाइन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन लिख लूँगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पॉइंट गिवन है उसको मैंने x1, y1, z1 कह लिया। इसकी मदद से पोजीशन वेक्टर a बना लेता हूँ। कैसे बनेगा a? अगर ये मेरे पास x1, y1, z1 है तो जो पोजीशन वेक्टर a है, यानी कि मेरे पास जो वेक्टर OA है जो कि इस वक्त पोजीशन वेक्टर है, वो a के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन यानी 0 के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे तो वो 1 - 1 और 4 ही मेरे पास वेक्टर a आ गया। वेक्टर a आ गया मेरे पास। अब जो मुझे लाइन गिवन है इसका पैरेलल वेक्टर, मैंने बताया इसका पैरेलल वेक्टर ये डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनकी मदद से इसका पैरेलल वेक्टर बन गया। ये जो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर बना है यही मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर है। अब मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर C मौजूद है, रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A मौजूद है, और वेक्टर इक्वेशन मुझे याद है, तो इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। A की जगह यहाँ लिख लेते हैं 1 - 1 और 4, और C की जगह यहाँ लिख लेते हैं 1 - 2 और 3, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट साइड पर अगर मैं t को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके पहले वेक्टर में ऐड करूँगा तो मेरे पास r आ जाएगा 1 + t -1 - 2t और 4 + 3t। यही मेरे पास इस रिक्वायर्ड लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। याद रहे इस वेक्टर फॉर्म में जो मेरे पास t है, t क्या है भला? t कोई सा रियल नंबर है। t की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं तो मेरे पास लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स आते चले जाएंगे। तो हमने एक लाइन की इक्वेशन मालूम कर ली है। जिस लाइन के ऊपर हमें मालूम था एक पॉइंट, और हमें मालूम था कि जो लाइन हमने मालूम करनी है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। लाइन के बारे में कुछ और बातें सीखते हैं। इस पर हम सीखने लगे हैं डायरेक्शन रेशोज़ या डायरेक्शन नंबर्स ऑफ ए लाइन किस चीज़ को कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक लाइन है L, और ये लाइन के पैरेलल वेक्टर C है। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर C है, अगर उसके कंपोनेंट C1, C2 और C3 हों तो यही नंबर C1, C2, C3 को हम लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ या लाइन के डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। किसी भी लाइन के पैरेलल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ या लाइन के डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखने लगे हैं वो डायरेक्शन एंगल्स हैं।
और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन की बात है। अगर हमारे पास एक लाइन है, ये सी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, सी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो बीटा, और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो गैमा है। तो यही एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा जो हैं इनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। किसी लाइन का अगर आपको पैरेलल वेक्टर मालूम है, उस पैरेलल वेक्टर के एक्स, वाई और जी एक्सिस के साथ जो बनने वाले एंगल्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और अगर उन एंगल्स के कोसाइन ले लिए जाएं तो बनने वाले नंबर्स को हम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉमनली डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से लिखते हैं। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गैमा लाइन के डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो हमने डेफिनेशन की है कि डायरेक्शन एंगल्स किसको कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल, एम और एन हैं और आप इन एल, एम और एन से एक वेक्टर बना लें, तो ये जो वेक्टर बनाएगा ये हमेशा एक यूनिट वेक्टर होगा और ये पैरेलल टू लाइन होगा। ये आपको बात याद रखना है। एक बात और आपको याद रखना है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 होगा, या कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा जो है ये 1 के इक्वल होगा। जब भी आपको लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर पता हो तो उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। और अगर आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता हैं और आप उनसे वेक्टर बना लेते हैं एल, एम और एन, तो वो लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। लास्ट में जो ख़ास बात हमने नोट की है वो ये है कि अगर एल, एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस हों तो फिर उनकी मदद से बनने वाला यूनिट वेक्टर लाइन के पैरेलल होता है। या अगर आपको लाइन के कोई पैरेलल यूनिट वेक्टर मालूम हो तो एल, एम और एन जो हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये बात इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस से वेक्टर बनाएंगे तो वो लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर बनेगा। लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मालूम हो तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हमने लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट्स में से 6, 5, -3 और 4, 1, 1 में से मालूम करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस अगर मालूम करने हों, मैं लाइन का यूनिट पैरेलल वेक्टर मालूम कर सकूं तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मेरे पास इस वक्त लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं तो थोड़ी देर पहले भी हमने किया था कि हम लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम कर लेते हैं। एक को मैंने ए कह लिया, दूसरे को मैंने बी कह लिया। वेक्टर ए बी बना लूँ या वेक्टर बी ए बना लूँ, कोई सा भी एक वेक्टर बना लूँ तो वो लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। मैं यहाँ पे वेक्टर ए बी बना रहा हूँ और इस वेक्टर को सी कह रहा हूँ। कैसे बनाऊँगा? बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 6 फर्स्ट कंपोनेंट बन गया, 1 - 5 सेकंड कंपोनेंट बन गया और 1 - -3 इसका थर्ड कंपोनेंट बन गया। और ये वेक्टर मेरे पास आ गया 4 - 6 यानी -2, 1 - 5 -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4। ये मेरे पास लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। करना क्या चाहता हूँ मैं लाइन का यूनिट पैरेलल वेक्टर मालूम करना। ये जो मेरे पास पैरेलल वेक्टर आ गया है, क्या मैं इससे यूनिट पैरेलल वेक्टर बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। किसी भी वेक्टर से अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया करते हैं। अगर मुझे यूनिट वेक्टर u बनाना हो और मैं वेक्टर u को u के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर u बन जाएगा। अगर मैं इस c की मदद से यूनिट वेक्टर c बनाना चाहता हूं तो वेक्टर c को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं। वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा? x² + y² + z²। जब इनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। ये मेरे पास वेक्टर c का मैग्नीट्यूड आ गया। और c यूनिट कैसे बनेगा? वेक्टर c को c के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, -2/6, -4/6 और 4/6 और इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लें।
2 पे कैंसिल हो रही है हर टर्म, तो -1/3, -1/3 और 2/3 ये यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वही क्या होते हैं, वही स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये 3 नंबर स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। एक बात हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाऊं लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लूं, -c बना लूं, वो भी लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन इस वेक्टर के मुकाबले में उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो कोई मसला नहीं है। उससे जो 3 नंबर्स बनेंगे 1/3, 1/3 और -2/3, दोबारा दोहरा देता हूँ। अगर मैं वेक्टर -c बना लूँ, -c वेक्टर कैसे बनेगा, इस वेक्टर c यूनिट को माइनस से मल्टीप्लाई करके वो बनेगा 1/3, 1/3 और -2/3। इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे 1/3, 1/3 और -2/3 वो भी मेरे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस के हमेशा 2 पेयर्स हुआ करते हैं। अगर एक डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास l, m और n है, तो दूसरे मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस -l, -m और -n होंगे। तो इस एग्जांपल में हमने लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम किए हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड एक स्पेशल केस है। डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करना चाहते हैं। आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है और इस तरह से हमारे पास जी एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करना चाहता हूँ तो इसके लिए अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर मालूम कर लूँ और यूनिट पैरेलल वेक्टर मालूम कर लूँ, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ ओरिजिन 0, 0, 0 और एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं से 1, 0, 0। इन दो की मदद से मैं पैरेलल वेक्टर मालूम कर लेता हूँ। अगर मैं ओ ए वेक्टर बना लूँ, ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके ये 1, 0 और 0 आएगा। ये यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर होगा। तो 1, 0 और 0 जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे पास एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। 1, 0, 0 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हैं। वाई एक्सिस के क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, आप खुद गैस कर लें, आप खुद मालूम कर लें। बहुत आसान सी बात है। आप वीडियो को पॉज करें और सोचें। वो 0, 1 और 0 हैं। और अगर जी एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात की जाए, सोच लें पॉज करके, वो 0, 0 और 1 हैं। तो हमने बात की है डायरेक्शन कोसाइंस की। और अब हम बात करने लगे हैं दो लाइंस के दरमियान एंगल की। अगर हमारे पास एक लाइन L1 है, उसका पैरेलल वेक्टर C1 है, एक दूसरी लाइन L2 है, उसका पैरेलल वेक्टर से हमारे पास जो है वो C2 है। तो ये जो वेक्टर C1 और C2 के हैं, इनके दरमियान जो एंगल होगा, अगर वो थीटा एंगल है तो उसी एंगल थीटा को हम कहेंगे वो लाइंस के दरमियान है। लाइंस के दरमियान एंगल बेसिकली लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल को कहा करेंगे। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की मदद से। आपको याद होगा ए डॉट बी किसके इक्वल हुआ करता है, ए डॉट बी इक्वल हुआ करता है ए बी कॉस थीटा के। और यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो इक्वल होगा ए डॉट बी ओवर ए और बी, यानी ए और बी की मैग्नीट्यूड। अगर मैंने एंगल मालूम करना है वेक्टर C1 और C2 के दरमियान, तो इसी फार्मूले से मेरे पास कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा C1 और C2 का डॉट प्रोडक्ट और नीचे C1 और C2 का मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे दो लाइंस के दरमियान एंगल की बात करनी हो तो लाइंस के दरमियान एंगल बेसिकली उनके पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल है और ये उस एंगल को मालूम करने का फार्मूला है। ज़रा याद करें, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही केस में, और वो केस है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे अगर वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ गया है। परपेंडिकुलर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दो लाइंस का परपेंडिकुलर होंगी, दो लाइंस उस वक्त परपेंडिकुलर होंगी
जब C1 डॉट C2 किसके इक्वल आ जाए, 0 के। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ C1 डॉट C2 इक्वल्स टू 0। और एक एग्जाम्पल करने लगे हैं। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड करें मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। दो लाइंस उसने हमें दी हुई हैं, L1 जो दो पॉइंट्स A और B में से पास कर रही है, और L2 जिसकी उसने डायरेक्ट हमें इक्वेशन दी हुई है, और हमें मालूम करना है इन लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल की मेजरमेंट, यानी थीटा मालूम करना है। हमें थीटा मालूम करने के लिए लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स की ज़रूरत है। जो हमें लाइन L1 दी हुई है उसके ऊपर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उन दो पॉइंट्स की मदद से हम वेक्टर बना सकते हैं लाइन का पैरेलल वेक्टर। कैसे बनाएंगे? इन दो पॉइंट्स की मदद से अगर मैं वेक्टर ए बी बना लूँ, वेक्टर ए बी कैसे? बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके, तो 0 माइनस वन हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। ये पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर है। और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम करना चाहते हैं। दूसरी लाइन जो है वो कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? दूसरी लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। x माइनस x1 ओवर C1 इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर C2 इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर C3। और सिमेट्रिक फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं C1 C2 C3 वो पैरेलल वेक्टर बना रहे हैं। इस वक्त लाइन 2 में डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 1 और 1 है, यही लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर बना रहे हैं। पैरेलल वेक्टर 1 1 और 1 हो गया। हमें एंगल मालूम करना है cos थीटा। cos थीटा मालूम करने के लिए न्यूमरेटर में लेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में लेंगे दोनों की मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट ज़रा याद करवा दें कैसे कैलकुलेट किया करते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर हो से A1 A2 और A3, और एक दूसरा वेक्टर हो B से B1 B2 और B3, और हमें मालूम करना हो इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, तो क्या होता है? दोनों के I कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट A1 B1 प्लस J कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट A2 B2 प्लस K कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट A3 B3। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम C1 और C2 का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 इंटू 1 -1 प्लस सेकेंड कंपोनेंट्स में 0 इंटू 1 0 प्लस थर्ड कंपोनेंट्स में 1 इंटू 1 1, और डिनोमिनेटर में C1 का मैग्नीट्यूड बनेगा एक्स स्क्वेयर, यानी -1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, वो 2 का स्क्वेयर रूट बनेगा। और C2 का मैग्नीट्यूड बनेगा 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, यानी 3 का स्क्वेयर रूट। तो मेरे पास cos थीटा आ गया यहाँ पर 0। ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 0 ओवर 6 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 बन गया। cos थीटा 0, और cos थीटा 0 आने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू π/2 है। तो हमारे पास जो एंगल है इन दो लाइंस के दरमियान वो 90 का है। थीटा की वैल्यू π/2 या 90 डिग्री है। हमारे पास इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। आज के लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक लाइन से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइन है L, मुझे मालूम है लाइन का एक पैरेलल वेक्टर C, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट A। ये कोई पॉइंट P X Y Z है। मुझे इस पॉइंट P से लाइन तक का जो डिस्टेंस D है वो कैलकुलेट करना है। गिवन है मुझे लाइन का पैरेलल वेक्टर C, और मुझे गिवन है लाइन के ऊपर एक पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर कह लें स्मॉल a है, या कह लें जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है, और मुझे ये वाला D कैलकुलेट करना है। ये जो ट्राइंगल APD है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी D ओवर AP की मैग्नीट्यूड साइड की लेंथ। अगर AP को मैं राइट साइड पर ले जाऊं तो मेरे पास D आ गया AP इंटू साइन थीटा। ये जो AP इंटू साइन थीटा है, अगर मैं इसको C के मैग्नीट्यूड से
मल्टीप्लाई भी कर लूँ और सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर लूँ। न्यूमरेटर में जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है ए पी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। समझ लग गई है कैसे बना है? ज़रा मैं आपको याद करवा देता हूँ। अगर दो वेक्टर्स u और v हों और u क्रॉस v मालूम करें तो u क्रॉस v इक्वल हुआ करता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड u और v के दरमियान बनने वाले एंगल का साइन और एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n। और अगर मैं दोनों साइड्स पर मैग्नीट्यूड ले लूँ आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और ज़रा देखें न्यूमरेटर में यहाँ पर d के राइट साइड पर आया था ए पी का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो c और ए पी के दरमियान बनने वाला एंगल था। तो अगर मैं इसको लिख लूँ ए पी क्रॉस c का मैग्नीट्यूड तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ए पी क्रॉस c का मैग्नीट्यूड हल करेंगे तो वो ए पी का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल के साइन के इक्वल ही आएगा। इस रिज़ल्ट को ज़रा याद रखना, आसान काम है। इसी को हम एज ए फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन लिया करते हैं कि d इक्वल है ए पी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ओवर c का मैग्नीट्यूड, जिसमें a लाइन के ऊपर पॉइंट है, c लाइन का पैरेलल वेक्टर है और p वो पॉइंट है जहां से लाइन तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड करना है एक पॉइंट 2 - 1 4 से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस और लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है उसने r = a + td। इस वेक्टर इक्वेशन में जो a है वो 3 - 1 और -1 है और जो d है वो 1 2 और 1 है। हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हों। हमने अभी तक लाइन की इक्वेशन को लिखा था r = a + tc, जिसमें a पॉइंट था लाइन के ऊपर और c लाइन के पैरेलल वेक्टर था। यहाँ पर पॉइंट तो a ही है लेकिन पैरेलल वेक्टर को उसने d लिख दिया है, तो टेंशन नहीं लेनी है। पैरेलल वेक्टर का नाम d हो या c हो एक ही बात है। याद आपने ये बस ये रखना है इस इक्वेशन से कि इस इक्वेशन में a जो है वो पॉइंट है, लेकिन चूंकि उसने वेक्टर लिखा हुआ है तो ये बेसिकली पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है और d जो है ये वेक्टर इस वक्त लाइन के पैरेलल है। अब अगर मुझे लाइन के ऊपर पॉइंट मालूम है, लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम है और मैं पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस स्मॉल d कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए फार्मूला ए पी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ओवर c का मैग्नीट्यूड है। मैं ज़रा यहाँ थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल D लिख लेता हूँ और a पॉइंट है लाइन के ऊपर, p पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन पैरेलल वेक्टर c नहीं बल्कि d है, तो यहाँ पैरेलल वेक्टर c की जगह मैं पैरेलल वेक्टर d लिख लेता हूँ। ए पी क्रॉस d का मैग्नीट्यूड ओवर d का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आ जाएगा। कैलकुलेशंस करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पॉइंट ऑन लाइन। चूँकि वेक्टर की फॉर्म में लाइन के ऊपर पॉइंट 3 - 1 और -1 था तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वही पॉइंट 3 - 1 और -1 बन जाएगा। और मालूम करना चाहते हैं ए पी। ए मौजूद है मेरे पास इस वक्त 3 - 1 और -1, p मौजूद है 2 - 1 और 4। वेक्टर ए पी हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दें तो वेक्टर ए पी मेरे पास -1 0 और 5 आ गया। अब मेरे पास ए पी मौजूद है, मेरे पास डी मौजूद है। इस फार्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले ए पी क्रॉस डी सॉल्व करते हैं। ए पी क्रॉस डी कैसे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट की शेप में। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में ए पी के कंपोनेंट्स -1 0 5 और थर्ड रो में डी के कंपोनेंट्स 1 2 और 1। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो ए पी क्रॉस डी जो है वो 10i + 6j - 2k बन गया। फार्मूले में मुझे इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है तो ए पी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। 10² + 6² + -2k² का स्क्वायर रूट और ये मेरे पास बन जाएगा 140 का स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में मुझे d के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। वेक्टर d था 1 2 1 तो d का मैग्नीट्यूड 1² + 2² + 1² का स्क्वायर रूट यानी 6 का स्क्वायर रूट। और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसका फार्मूला ए पी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड ओवर d का मैग्नीट्यूड। इसमें ए पी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड की जगह 140 का स्क्वायर रूट, d के मैग्नीट्यूड की जगह 6 का स्क्वायर रूट
और इसको करना है सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 पर कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 और न्यूमरेटर में 2 7 ज़ा 14 और 70 आ गया, तो यानी 70/3 का स्क्वायर रूट। यही क्या आ गया है मेरे पास इस पॉइंट 2 - 1 4 से इस लाइन r = a+td तक का डिस्टेंस। आज जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, इनसे रिलेटेड MCQs की फ़ाइल आपको दे दी जाएगी। वो MCQs आप खुद सॉल्व करेंगे और उन MCQs को हम जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।